नमस्कार बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पाठ 7। पाठ 7 का नाम है दक्षिण के राज्य। हमने बच्चों पहले ही पढ़ा था कि किस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण भारत में दो राज्यों की स्थापना होती है। एक का नाम आपने पढ़ा हुआ था बहमनी साम्राज्य और दूसरा था विजयनगर साम्राज्य। और इन दोनों साम्राज्य ने किस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक से संघर्ष किया और संघर्ष करके अपने राज्य को स्वतंत्र कर लिया। आपने देखा हुआ था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण भारत में उसे बहुत सारे विद्रोहों का सामना करना पड़ा था। तो इन विद्रोहों के कारण ही इन दो राज्यों का, जिनका नाम बहमनी साम्राज्य था और विजयनगर साम्राज्य था, इनका उत्थान हुआ। तो चलिए देखते हैं कि आगे किस तरह से इनका राज्य कैसा था, इन्होंने कैसे प्रशासन किया, इनमें किन किन राजाओं का योगदान रहा, इनके बारे में हम जानते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दिल्ली सल्तनत का दक्षिणी भारत पर अधिकार कमज़ोर हो गया। परिणामस्वरूप सल्तनत के अधीन प्रांतों के इक़्तिदारों ने अपने को स्वतंत्र कराने के प्रयास शुरू कर दिए, जिससे दक्षिण में बहमनी तथा विजयनगर जैसे राज्यों की स्थापना हुई। आपने पहले भी देखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक की कई योजनाएं थी जो असफल हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से कहाँ राजधानी अपनी स्थापित की हुई थी? देवगिरी में दूसरी राजधानी देवगिरी को बनाया हुआ था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण भारत स्वतंत्र हो गया और वहाँ दो राज्य स्थापित हुए, बहमनी राज्य और एक विजयनगर राज्य। तो देखते हैं बहमनी राज्य के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक के एक अधिकारी हसन गंगू ने बहमनी राज्य की नींव डाली। सन 1347 ईस्वी में हसन ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करके दौलताबाद पर अपना अधिकार कर लिया और बहमनी राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। दौलताबाद, देवगिरी को ही दौलताबाद कहते थे। तो जो ये हसन गंगू था वो इक़्तिदार था किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का इक़्तिदार हसन गंगू था। तो उसने जैसे ही देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक की स्थिति कमज़ोर हो रही है, उसका फ़ायदा उठाकर उसने क्या किया कि दक्षिण भारत में उसके राज्य पर कब्जा कर लिया और उसने क्या किया कि अपने जितने भी उसने साम्राज्य जीता हुआ था उन पर से प्रशासन स्वयं संचालित करने लगा और वहाँ से जो राजस्व एकत्रित होता था, जो उन्हें धन प्राप्त होता था, उसे अब मोहम्मद बिन तुगलक को ना देकर वो स्वयं खर्च करने लग गया। तो इस तरह से देवगिरी पर से मोहम्मद बिन तुगलक का अधिकार छीन गया। फिर आगे देखते हैं, उसने बहमन शाह की उपाधि धारण की और वह इस वंश का पहला शासक बना। एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा कि बहमन शाह जो है उसका दूसरा नाम अलाउद्दीन बहमन शाह भी था। ठीक है, उसने अपने राज्य को 4 प्रांतों में बांटा: गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार तथा बीदर। प्रांत जैसे आज हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य है, महाराष्ट्र राज्य है ना, उसे प्रांत भी बोला जाता है। तो उसने देखिए अपने जो पूरा साम्राज्य था बहमनी साम्राज्य, उसे 4 क्षेत्रों में बांटा: गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार तथा बीदर। उसने गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया। कृष्णा नदी तक का संपूर्ण उत्तरी दक्कन बहमनी राज्य के अंतर्गत था। अब हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि उसके जो 4 प्रांत कहाँ थे और कृष्णा नदी कहाँ पर स्थित है और ये बहमनी साम्राज्य कहाँ पर भारत में स्थित था। देखिए बच्चों, ये मध्यकालीन भारत का मैप है। तो आप देखिए कि यह दिल्ली है, देखा ना, दिल्ली ये है। तो दिल्ली है, ये देखिए ये जो है दौलताबाद है और यहीं पर जो है यही पूरा साम्राज्य उसका था। क्या बोलते हैं? बहमनी साम्राज्य था। यही पूरा क्षेत्र बहमनी साम्राज्य का था। तो दौलताबाद को उसने, और इसके देखिए बरार है, फिर बीदर है और यहीं पर कहीं जो है गुलबर्ग था। यहीं पर कहीं गुलबर्ग था। तो उस गुलबर्ग को बहमनी साम्राज्य की उसने राजधानी बनाया था। ठीक, एक चीज़ और आप देख लीजिए, ये आप देख रहे हैं ये कृष्णा नदी है, ऐसे जा रही नहीं ये तो यही इसी के उत्तर में देखिए ये पूरा भाग जो है बहमनी साम्राज्य था और इसके देखिए ये दक्षिण में कौन सा राज्य है? विजयनगर साम्राज्य है। ठीक, इसकी स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की
हसन गंगू ने की थी 1347 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की हुई थी। एक चीज़ और बच्चों ध्यान दीजिए, ये कृष्णा नदी दिख रही नहीं, ये जा रही है ऐसे से, यहीं से एक इसकी सहायक नदी निकली है जिसका नाम तुंगभद्रा है। तुंगभद्रा तुंगभद्रा नदी है। तो इनके बीच के जो क्षेत्र है उसे हम रायचूर दोआब बोलते हैं। रायचूर दोआब आपने सुना होगा। रायचूर दोआब के लिए ही विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में हमेशा संघर्ष होता रहता था। तो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? रायचूर दोआब का क्षेत्र बोलते हैं। ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र था। यहाँ खूब जो है कि फसलें होती थी। यहाँ पर चावल हो गया, गेहूँ हो गया, या जो है कि और खाने वाली फसलें बहुत अच्छी होती थी। तो यहाँ पर लोग बहुत निवास करते थे और यहाँ पर जो है राजस्व बहुत अधिक राजा को मिलता था। तो हर राज्य, बहमनी राज्य सोचता था कि हम इस पर कब्जा कर लें और विजयनगर साम्राज्य सोचता था कि हम इस पर कब्जा कर लें। तो इसीलिए आप देखेंगे कि इस क्षेत्र पर, रायचूर दोआब पर कब्जा करने के लिए दोनों विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य हमेशा संघर्ष करते रहते थे। आगे देखिए अब, इस वंश का महानतम शासक फिरोज शाह था। फिरोज शाह एक बहुत जो है कि शक्तिशाली शासक था बहमनी साम्राज्य का। इसने क्या किया कि रायचूर दोआब पर कब्जा कर लिया और यहाँ से जो राजस्व मिलता था उससे जो है कि अपनी सेना खड़ी की। उसने खूब अपने जो है स्थापत्य का मतलब जो है कि किलों का निर्माण करवाया। उसने मस्जिदों का निर्माण करवाया। वहाँ उसके यहाँ संगीत और कला में बड़े अच्छे विद्वान उसने रखे। तो इस तरह से उसने लोगों को खूब दान दिया। तो इस तरह से बहमनी साम्राज्य को चारों दिशाओं से कह लीजिए चौमुखी उसका विकास किया। वह बड़ा लोकप्रिय, न्यायप्रिय, विद्यानुरागी एवं आश्रयदाता था। अनेक शासकों ने बहमनी राज्य पर शासन किया, किंतु ये शासक अधिकतर युद्धों तथा आपसी झगड़ों में फंसे रहे। बहमनी राज्य का प्रसिद्ध शासक वहाँ का वजीर महमूद गवां था। महमूद गवां भी बहुत जो है शक्तिशाली शासक था। ये आया था, बाहर से आया था, ये भारत का नहीं था। महमूद गवां बाहर से आया था, लेकिन इसने अब धीरे धीरे अपने आप को, महमूद गवां एक दास था, ये धीरे धीरे अपने आप को जो है कि सेना में भर्ती हुआ। सेना में भर्ती होने के बाद फिर जो है कि और उच्च पद प्राप्त किया। धीरे धीरे वो क्या हो गया, सेनापति बन गया। तो इस तरह से उसने आगे चलकर बहमनी साम्राज्य का एक शक्तिशाली शासक बन गया और शासक बनकर उसने बहमनी राज्य को क्या है, अनेक विजय दिलाई। उसने कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उसने जो है बहमनी साम्राज्य का विस्तार किया। इसके पश्चात बहमनी राज्य का विघटन शुरू हो गया। जैसे ही महमूद गवां की मृत्यु हुई, बहमनी साम्राज्य धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। फिर आगे देखते हैं 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का मतलब 1400 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच का जो 100 वर्ष का काल है उसे हम 15वीं शताब्दी बोलते हैं। जैसे अगर हम 16वीं शताब्दी कहें तो 1500 से 1600 ईस्वी के बीच के 100 वर्ष का काल, उससे बोलते हैं 16वीं शताब्दी। ठीक है, कि उत्तरार्ध मतलब होता है कि उसके जैसे किसी 100 वर्ष के लास्ट 50 साल, किसी 100 वर्ष के 50 लास्ट साल को उसे उत्तरार्ध बोलते हैं। जैसे शुरुआत के 50 वर्ष हैं तो उसे पूर्वार्ध बोलते हैं और लास्ट के 50 वर्ष हैं तो उसे उत्तरार्ध बोलते हैं। में बहमनी राज्य टूटकर 5 राज्यों में बट गया: अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर। अब हम इनको 5 राज्यों को आपको दिखा देते हैं। देखिए बच्चों, हमने बताया है, देखिए बरार एक राज्य बना, एक बीदर बना, एक बीजापुर बना, एक देखिए गोलकुंडा बना, एक ये अहमदनगर। जब बहमनी साम्राज्य टूटा तो टूटकर गोलकुंडा, बरार, बीदर, बीजापुर, अहमदनगर ये 5 राज्यों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। और इन्हीं पांचों राज्यों को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते थे, बहमनी राज्य इन्हीं को बोलते थे। और ये कहाँ था, ये जो आप देख रहे हैं कृष्णा नदी ये है ना, कृष्णा नदी के उत्तर के क्षेत्र। और जबकि यही तुंगभद्रा के दक्षिण में कौन था, विजयनगर साम्राज्य था।
जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की हुई थी। ये दोनों दक्षिण भारत के राज्य हैं। ये देखिए यहीं से विंध्य पर्वत निकलता है ना, यहीं से विंध्य पर्वत निकलता है, तो इसके दक्षिण में जितने भी राज्य हैं इधर के, इसे क्या बोलते हैं, दक्षिणी राज्य बोलते हैं। आपको पूछता है कई बार कि दक्षिण राज्यों का नाम बताइए, जैसे मध्य प्रदेश यहाँ पर है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, ये सब दक्षिण भारत के राज्य हैं भारत में। ठीक। विजयनगर साम्राज्य, हमने बताया विजयनगर साम्राज्य कहाँ है, कृष्णा नदी के दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य है। विजयनगर साम्राज्य बहमनी राज्य के दक्षिण में विजयनगर का राज्य था। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने इस राज्य की नींव डाली। हरिहर और बुक्का की एक कहानी सुनाते हैं। हरिहर और बुक्का दोनों जो है दक्षिण भारत में एक राजा के यहाँ जो है कि सेनापति, मुख्य सेनापति थे। तो इन्हें क्या किया कि जब मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत पर आक्रमण किया तो इन दोनों सेनापतियों को लेकर दक्षिण वहाँ दिल्ली पहुँच गया, और दिल्ली में क्या किया, हरिहर और बुक्का को जो हिंदू धर्म मानते थे उनका धर्मांतरण करके मुस्लिम बना दिया। अब ये बड़े परेशान हो गए कि हम मुस्लिम बना दिए। ये इन्हें फिर क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि अब आप दक्षिण जाओ और दक्षिण के हम आपको क्या है इक़्तिदार नियुक्त कर रहे हैं, और आप दक्षिण में विजय करिए और हमारे साम्राज्य का, दिल्ली सल्तनत का विस्तार कीजिए। लेकिन जैसे ही ये हरिहर और बुक्का दिल्ली से चल के दक्षिण भारत आए, दक्षिण भारत में इन्होंने एक संत थे जिनका नाम सायण था, जो कई वेदों के जो है भाष्यकार हैं। तो उन्होंने जो है कि इनका शुद्धिकरण किया, इन्हें मुस्लिम से फिर हिंदू बनाया, और हिंदू बनाकर उन्हीं की मदद से, सायण की मदद से ही हरिहर और बुक्का ने एक बड़ी सेना खड़ी की, और सेना खड़ी करके क्या किया, दक्षिण भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना की जिसका नाम विजयनगर साम्राज्य था। ठीक है, आगे देखिए। उन्होंने भी सल्तनत की घटती हुई शक्ति का अनुभव किया। मतलब जब सल्तनत का विघटन हो रहा था, दिल्ली सल्तनत का विघटन मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का जब विघटन हो रहा था, साम्राज्य उसका टूट रहा था, उसका कमज़ोर हो रहा था, कि इन्हें भी मौका मिल गया कि चलो अब इसको हम लोग धूल चटाते हैं, इसने हमारा धर्म परिवर्तन कर दिया था। तो फिर उन्होंने जो है कि दिल्ली सल्तनत से अपना नाता तोड़ दिया, और नाता तोड़ के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने होयसल राज्य, आधुनिक मैसूर के क्षेत्र को जीता। आपने अगर कोई पिछली क्लास को पढ़ा होगा तो उसमें होयसल राज्य हमने बताया हुआ है, तो उसे आप देख लीजिएगा, जो पढ़ा होगा उसे पता होगा। जीता, और सन 1336 ईस्वी में अपने को विजयनगर राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। उन्होंने हस्तिनावती, आधुनिक हम्पी, कर्नाटक को अपनी राजधानी बनाया। वर्तमान समय में कर्नाटक की राजधानी कहाँ, बंगलुरु है। कृष्णदेव राय विजयनगर के महत्वपूर्ण शासक थे। कृष्णदेव राय बहुत ही प्रतापी शासक था। उसने कई विजय की हुई थी। वो साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी शासक था। वो रचनाकार था। उसने अमुक्तमाल्या जैसे जो है कि उच्च कोटि के ग्रंथ लिखे। उसने जो है कि आप देखेंगे कि साहित्य कला का इतना संरक्षक था कि उसने विठल स्वामी का एक कृष्ण का मंदिर है उसको बनवाया। फिर उसने उसके दरबार में 8 जो है वो कवि रहते थे जिन्हें हम अष्टदिग्गज कहते हैं। 8 तेलुगु कवि रहते थे जिन्हें हम अष्टदिग्गज के नाम से जानते हैं। ये पीसीएस में और जब आप यूपीपी की परीक्षा देंगे, मास्टर की परीक्षा देंगे तो उसमें पूछा जाता है। चलिए आगे। यदि बहमनी और विजयनगर में मित्रता का संबंध होता तो वे शक्तिशाली राज्य बन सकते थे। बहमनी साम्राज्य भी बहुत शक्तिशाली था और विजयनगर साम्राज्य भी शक्तिशाली था। लेकिन क्या है कि हमेशा दो जो पावरफुल आदमी होते हैं कहते हैं कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। कहावत है ना, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। इसलिए विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य कभी भी एक नहीं हो सके। वो एक दूसरे पर हमेशा वार करते रहे। इस कारण से समय के साथ साथ धीरे धीरे दोनों का विघटन हो गया, दोनों नहीं बच पाए। तो इसलिए कह रहा है कि अगर दोनों एक हो जाते तो दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली जो है साम्राज्य खड़ा करते। लेकिन दोनों का जो है पर दुर्भाग्य से उनमें सदैव युद्ध होता रहता था। इसके कई कारण थे। दोनों राज्य रायचूर दोआब को अपने राज्य का हिस्सा मानते थे। दोआब मतलब 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। रायचूर दोआब मतलब कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, रायचूर दोआब। यह कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित उपजाऊ भूभाग था जो दोनों राज्यों के बीच में स्थित था। इन राज्यों पर क्या है
कि बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य दोनों चाहता था कि हम रायचूर द्वार पर कब्जा कर लें, क्योंकि यहाँ खेती बहुत अच्छी होती थी। खेती जहाँ अच्छी होगी तो वहाँ से राजा को राजस्व बहुत अच्छा मिलेगा, उसको धन बहुत अच्छा प्राप्त होगा। वहाँ से क्या है कि रसद पानी की आपूर्ति हो सकती थी। रसद पानी मतलब जैसे अनाज की या चावल गेहूँ जो भी उस सेना के लिए उपयोग के लिए या जनता के उपयोग के लिए प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए दोनों राज्य, बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य दोनों चाहते थे कि हमारा इस क्षेत्र पर कब्जा हो जाए, और दोनों इसके लिए क्या कर रहे थे, संघर्ष करते रहते थे। बहमनी राज्य के गोलकुंडा क्षेत्र में हीरे की खानें थी और विजयनगर के शासक गोलकुंडा को जीतना चाहते थे। देखिए जो हीरे की खान है वो गोलकुंडा हमने बताया है कि गोलकुंडा में थी। तो गोलकुंडा में हीरे की खान थी, तो उस पर जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी नज़र रहती थी कि हम उस पर कब्जा कर लें। लेकिन बहमनी साम्राज्य भी चालाक था, वह भी सोचता था कि भाई हीरा है तो हीरा महंगा है, तो हर हीरा की कीमत है। तो दोनों राज्य उस खान पर अपना कब्जा जमाने के लिए संघर्ष करते रहते थे। आपने सुना होगा एक कहानी कि जो कोहिनूर हीरा है वो कौन लेके चला गया था, अंग्रेज़ जो है वो लेके चले गए थे, कहाँ, इंग्लैंड लेके चले गए। वो महारानी के जो मुकुट है उसमें जो है कि चुनवाया गया है उसको, तो यही गोलकुंडा से वो हीरा प्राप्त किया गया था। तीसरा है, दोनों राज्यों के शासक बड़े महत्वाकांक्षी मतलब होता है कि बहुत बड़ी आकांक्षा रखना, मतलब बहुत आकांक्षा रखना। जैसे हम कहते हैं ना कि हम सीएम बन जाएं, हम पीएम बन जाएं, या हम दुनिया के सबसे बड़े अरबपति व्यक्ति बन जाएं, तो ये महत्वाकांक्षा होती है। तो उसी तरह से जो दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य, जो बहमनी साम्राज्य के शासक थे, वो बड़े महत्वाकांक्षी थे। वो सोच रहे थे कि पूरे दक्षिण भारत पर हमारा ही कब्जा हो जाए, तो संपूर्ण प्रायद्वीप पर अपना अधिकार चाहते थे। फिर आगे देखिए, ये युद्ध इन्हीं दो बड़े राज्यों तक सीमित नहीं रहे। पूर्वी तट पर उड़ीसा, आंध्र और मदुरई आदि बहुत से छोटे छोटे राज्य थे। इन राज्यों पर लगातार बहमनी या विजयनगर के शासक आक्रमण करते थे। विजयनगर ने सन 1370 ईस्वी में मदुरई को जीत लिया। पश्चिमी किनारे पर भी विजयनगर क्रियाशील रहा। रेवाती द्वीप, आधुनिक गोवा की राजधानी पणजी है, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था जिस पर उसने अधिकार कर लिया। इस बीच बहमनी राज्य अपने उत्तरी पड़ोसी राज्यों मालवा और गुजरात से युद्ध करने में लगा हुआ था। जब बहमनी राज्य क्या है कि अपने उत्तर के मालवा और गुजरात, मालवा मतलब होता है मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है ना, उसी को मालवा का क्षेत्र बोलते हैं। और गुजरात तो आप जानते हैं कि जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं वहाँ से गुजरात के हैं। तो जब वहाँ जो है बहमनी साम्राज्य जीतने में उन दोनों राज्यों को लगा हुआ था, तो इधर जो है कि दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य गोवा को जीत लिया, उसने मदुरई को जीत लिया। तो इस तरह से वो दक्षिण भारत में अपनी शक्ति का विस्तार करता गया। फिर ये सभी राज्य शक्तिशाली बन गए क्योंकि इनके धन प्राप्त करने के दो साधन थे। पहला भूमि का लगान था, जो भूमि से राजस्व प्राप्त होता था उससे ये धन प्राप्त करते थे। रायचूर जैसे उपजाऊ क्षेत्र में इस साधन से बहुत बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होता था। हमने बताया ना कि रायचूर दोआब में बहुत अच्छी खेती होती थी और इसलिए वहाँ से सभी शासकों को धन प्राप्त होता था और हर शासक चाहता था कि हमारा कब्जा उस क्षेत्र पर हो। दूसरा साधन व्यापार था। गुजरात और बंगाल को समुद्र पार के देशों से व्यापार में बड़ा लाभ होता था। वे पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों और चीन के साथ व्यापार करते थे। बहमनी और विजयनगर भी इस व्यापार में भाग लेते थे। आप पूर्वी अफ्रीका का नाम नहीं सुने हैं? चलिए हम बताएंगे कभी। दक्षिण पूर्वी एशिया में आप देखेंगे जैसे आ जाता है आपका श्रीलंका आ जाएगा, आपका जो मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ये सब दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं। चीन तो आप जानते हैं जिसकी राजधानी बीजिंग है, इन सबको आप जानते हैं ना। तो इन सब के साथ भारत जो विजयनगर साम्राज्य था और बहमनी साम्राज्य था, इनका व्यापार होता था। तो व्यापार होगा तो आपके यहाँ क्या होगा, लोग जो है कि वस्तुओं को यहाँ से खरीद के लेके जाते थे और दुगने तिगने दाम पर बेचते थे। तो इससे भारत के जो व्यापारी थे उनको लाभ होता था। जब लाभ होगा तो व्यापारी सरकार को टैक्स देंगे और जब सरकार को टैक्स देंगे तो सरकार जो है कि जनता में खर्च कर सकती है, उसके पास पैसा होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि दक्षिण भारत का बहुत तेज़ी से विकास हुआ।
इसके बाद राजस्थान और मालवा भी आंतरिक व्यापार से वैभवशाली बन गए। व्यापार का माल देश के विभिन्न भागों में ले जाया जाता था, अतः व्यापारी प्रायः इन क्षेत्रों में यात्रा किया करते थे, जिससे इन क्षेत्रों में संस्कृति का आदान प्रदान हुआ और इन राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला और नवीन धार्मिक विचारों का विकास हुआ। कहने का आशय है कि एक व्यापारी, मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश का व्यापारी दक्षिण भारत में जा रहा है तो दक्षिण भारत में अपनी क्या संस्कृति, खान पान को लेके जा रहा है। आप देखेंगे कि जैसे सबसे फेमस लिट्टी चोखा जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश में लिट्टी चोखा मिलता है, लेकिन आप लिट्टी चोखा दुनिया में चाहे जहाँ चले जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे तो भी आपको लिट्टी चोखा मिल जाएगा, आप चाहे महाराष्ट्र जाएंगे वहाँ भी मिल जाएगा। जैसे ढोकला है, ढोकला मिलता है ना, वो गुजरात का सबसे ज़्यादा फेमस है, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा, बिहार में मिल जाएगा। मतलब कहने का आशय है कि जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों का आना जाना होता है तो खान पान, पहनावा, उनका जो है कि रहन सहन, सब कुछ एक दूसरे से एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। इसे हम बोलते हैं संस्कृति, जिससे क्या है संस्कृति का विस्तार हो रहा है। ठीक, नवीन विचारों का विचार आते हैं, धर्म के प्रति क्या विचार है, जो है कि ईश्वर में क्या आस्था है, क्या विचार हैं लोगों के, ये सब आपको जानने का मौका मिलता है। देखिए बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य, देखिए ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए ये जो रेड पूरा दिख रहा है ना, देखिए ये पूरा दिख रहा है ना, ये बहमनी साम्राज्य है, और जबकि ये रेड वाला जो नीचे दिख रहा है ये विजयनगर साम्राज्य। ठीक, ये रेड वाला विजयनगर साम्राज्य, इसकी राजधानी हम्पी है, हम्पी, और इसकी राजधानी बहमनी साम्राज्य की गुलबर्ग। ठीक, और भी जानिए। फिरोज शाह बहमनी ने खगोल शास्त्र को प्रोत्साहित किया और दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाई। देखिए कितना प्रतापी शासक था, हमने बताया शक्तिशाली तो शासक था ही वो, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही जो है उच्च कोटि का जो है कि विद्वान था। उसने देखिए वेधशाला का निर्माण करवाया। ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक 1442 ईस्वी से 1443 ईस्वी तक विजयनगर में रहा। अब्दुल रज्जाक कहाँ का यात्री था? ईरान का था। ईरान से वो विजयनगर साम्राज्य में यात्रा के लिए आया था। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के राज दरबार में अनेक वर्षों तक रहा। ये भी आपका क्वेश्चन खूब जो है कि बनता है कि डोमिंगो पायस किसके समय में आया हुआ था, और डोमिंगो पायस कहाँ का यात्री था, तो पुर्तगाली का आप बताएंगे। अब्दुल रज्जाक कहाँ का यात्री था? ईरान का था। किसके साम्राज्य में आया था? विजयनगर साम्राज्य में आया था। दक्षिण भारत में प्रथम बार तोपखाने का प्रयोग तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ। असल में तालीकोटा का युद्ध तब हुआ कि जब दक्षिण के क्या है सभी राज्य, दक्षिण के जब बहमनी वंश टूटा तो 5 राज्यों का निर्माण हुआ। तो उसमें बहमनी था, बीदर था, अहमदनगर था, गोलकुंडा था, इसके बाद जो है कि आप एक देखेंगे बीजापुर था। तो इन 5 राज्यों ने मिलकर जो है विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया और विजयनगर साम्राज्य को परास्त कर दिया। तो उसी युद्ध को हम तालीकोटा का युद्ध बोलते हैं। यह युद्ध विजयनगर साम्राज्य तथा दक्कन महासंघ बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर व बीदर के मध्य हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य पराजित हुआ और विजयनगर साम्राज्य धीरे धीरे यहीं से क्या हो गया, ध्वस्त हो गया, समाप्त हो गया दक्षिण भारत में। तो इस तरह से आप देखते हैं कि 5 लेसन, इस तरह से आप देखते हैं कि लेसन 7 समाप्त होता है। आप बेहतर तरीके से पढ़िए, विचार करिए, सोचिए चीज़ों को। हम देखिए मैप से भी आपको बता रहे हैं, आप विचार करिए, आप सोचिए अच्छा ये क्यों हुआ, यहाँ कैसे क्या शासक था, कैसे शासन की। इतिहास में पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, सोचना चाहिए चीज़ों को। जब आप सोचेंगे, विचारेंगे, जब आपको मज़ा आएगा तब आप बड़े ही मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। तो आप इसलिए कह रहे हैं कि आप अच्छे से पढ़िए। नमस्कार।